हेलो एंड वेलकम टू कारखाना। फ्रेंड्स, अगर आप भी एक सेकेंड हैंड कार लेने की सोच रहे हैं और आपको नहीं पता है कि सेकेंड हैंड कार लेने से पहले किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, तो आज हम अपनी इस वीडियो में आपकी यही हेल्प करने आए हैं। आज हम आपको ऐसे 7 तरीके बताएंगे, ऐसे 7 पॉइंट्स बताएंगे जिनसे आपको एक सेकेंड हैंड गाड़ी लेते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम कोई सेकेंड हैंड कार ले रहे हैं तो इन बातों का ध्यान आपको जरूर देना चाहिए। तो ये 7 पॉइंट्स आपको आगे वीडियो में ही पता लगेंगी। साथ ही इन 7 पॉइंट्स को हमने नीचे टाइम लाइन में डिवाइड किया है, उनके अलग अलग सेल्स बना दिए हैं। आपको जिस भी सेल्स में जाने हो, यानी कि किसी भी पॉइंट पे जाना हो, तो उस सेल को आप क्लिक करके वो इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कारखाना, क्योंकि हम आपके लेके आते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो कि फ्यूचर में आपके काम आ सकती है। डोंट गेट सुपर एक्साइटेड, ये इसका पहला मूल मंत्र है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता है कि अगर आप एक सेकेंड हैंड कार बायर हैं, आप एक यूज्ड कार बाय करना चाहते हैं, तो कई बार हम जो यूज्ड कार होती है वो फर्स्ट टाइम ले रहे होते हैं लाइफ में, जिसे लेकर के हम में से कोई भी एक्साइटेड हो सकता है। लेकिन आपको ये एक्साइटमेंट सेलर के सामने नहीं दिखानी है। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ताकि सेलर को ये कभी भी एहसास ना हो कि आप जो गाड़ी देखने गए हैं उसके पास वो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। अब इससे होता क्या है कि सेलर इससे भाप जाएगा आपके मन को कि आपको इस कार की बहुत ज्यादा नीड है। तो वहां पर यह होगा नुकसान आपको कि सेलर जो भी आपको एक प्राइस बताएगा, लेकिन उसमें आपको कोई डिस्काउंट नहीं देगा या ज्यादा डिस्काउंट नहीं देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बार्गेनिंग करें और कुछ पैसे आपके बचे, तो यहां पर आपको सुपर एक्साइटेड नहीं होना है। चेक ओनरशिप। और यही हमारा दूसरा पॉइंट है कि यहां पर आपको कोई भी गाड़ी लेने से पहले उसकी ओनरशिप जरूर चेक कर लेनी है। आपको चेक करना है कि आप जिससे भी एक गाड़ी ले रहे हैं वो इसके फर्स्ट ओनर हैं, सेकंड ओनर हैं, थर्ड ओनर हैं या कौन से ओनर हैं। अब ये इन चीजों पे डिपेंड करता है कि जैसे जिस ओनर की ये गाड़ी होगी, लाइक अगर आप शोरूम से गाड़ी परचेज करते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू, तो आप उसके फर्स्ट बायर हुए, फर्स्ट ओनर हुए। लेकिन आपने वो गाड़ी अगर किसी दूसरे को बेची, या फिर सपोज आप किसी ऐसे ही फर्स्ट बायर से गाड़ी लेते हैं, तो आप यहां पर सेकंड बायर बनते हैं। साथ ही आप जिसको अब ये गाड़ी फॉरवर्ड करेंगे, आगे बेचेंगे, तो वो थर्ड बायर होगा, थर्ड ओनरशिप होगी है। तो यहां पर इसमें क्या होता है कि जितने ओनरशिप्स होते हैं वहां पर गाड़ी की जो वैल्यू होती है वो डाउन होने लगती है, वो नीचे की तरफ आ जाती है। अब कई बार ऐसा होता तो है कि ठीक है, हम सेकेंड हैंड गाड़ी ले तो लेते हैं, एक्साइटमेंट होती है कि हमें सेकेंड हैंड गाड़ी लेनी है नई गाड़ी से पहले, ताकि हम अपना हाथ साफ कर सकें, और बहुत सारे रीजन के साथ। लेकिन यहाँ पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं कि सेकेंड हैंड गाड़ियों को बाद में बेचना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा अच्छे अमाउंट आपको नहीं मिलते हैं। तीसरा पॉइंट है चेक रीसेल वैल्यू। अब यहां पर आपको थोड़ी सी जागरूकता या थोड़ी सी समझदारी ये दिखानी है कि जिस भी गाड़ी के बारे में आपको बात करने जाना है उस ओनर के पास, उनके पास जाने से पहले उस गाड़ी की थोड़ी सी मार्केट में रिसर्च कर लें कि किस ईयर की गाड़ी है, कौन सी कंडीशन में है, एक्सीडेंटल है नहीं है। ठीक है, तो अब इन सब का क्या करना है आपको, इनका एक अनुमानित आपको क्या प्राइस चल रहा है आज की डेट में, कितने साल पुरानी गाड़ी है, क्या है, फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर है, उसकी वैल्यू लगभग मार्केट में कितनी है। तो ये आपको पता होगी तो आपको कोई चूना नहीं लगा पाएगा। चौथा पॉइंट है डोंट पे फॉर एक्सेसरीज। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जब हम एक सेकेंड हैंड कार लेने जाते हैं, तो और जो सेलर होता है जिसकी कार होती है, वो कई तरह की बातें करते हैं कि सर मैंने तो गाड़ी में 50,000 का काम करा रखा है, लाख, 2 लाख, 3 लाख का काम करवा रखा है। तो आपको बता दूं कि जब आप एक यूज कार खरीदने जाते हैं, तो इन एक्सेसरीज की जो कीमत होती है, जो वैल्यू होती है, वो होती है जीरो। बिल्कुल, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप कभी भी इस एक्साइटमेंट में आकर के मत लें कि ठीक है आपने 2 लाख रुपए लगाए हैं एक्सेसरीज के, और आपकी जो गाड़ी आप मुझे रेट दे रहे हैं 4 लाख, तो ऐसा करो आप मुझे 5 लाख में दे दो। तो ये बहुत बड़े घाटे का सौदा है। यहां आपको इन सब चीजों से बचना है। आप मत लीजिए, भले ही आप मत लीजिए, उनको मना कर दीजिए कि नहीं, एसेसरीज से मुझे कोई मतलब नहीं है, जो भी मुझे करवाना होगा वो मैं खुद बाहर से करवा सकता हूँ। तो यहां पर ये समझदारी भी आपको दिखानी पड़ेगी। पांचवा पॉइंट है नेगोशिएट। अब नेगोशिएट क्या है, ये हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, क्योंकि हम एक इंडियन है।
अगर हम एक सब्जी भी लेने जाते हैं या फिर किसी कपड़े की शॉप में भी जाते हैं तो वहां पर हम बार्गेनिंग जरूर करते हैं, नेगोशिएट जरूर करते हैं। तो यहां पर भी आपको सेम काम करना है। जब भी आप ओनर के पास जाते हैं तो आपको वहां पर नेगोशिएट जरूर करना है। अब हो सकता है कि आप नए हो, आपको एक्सपीरियंस ना हो कि कौन सी गाड़ी के लिए हमें कितना नेगोशिएट करके बोलना है, कितनी वैल्यू हमें बोलनी चाहिए। तो वहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। जब आप गाड़ी की वैल्यू निकाल लेते हैं और आप जब उसके पास जाना, सपोज गाड़ी 1 लाख रुपए की है, तो वहां पर आप 20 से 30 हजार रुपए बचा सकते हैं। उससे कम कीमत आप उसको बोल सकते हैं, ओनर को बोल सकते हैं कि नहीं, सपोज आप 1 लाख रुपए की गाड़ी, 1 लाख रुपए की गाड़ी आपको बोल रहे हैं, तो आप वहां पर 70 हजार रुपए तक भी बोल सकते हैं कि नहीं, ये गाड़ी 70 हजार रुपए तक में ठीक है। और यहीं पर अगर गाड़ी 2 से 2.5 लाख रुपए तक की अगर वो डिमांड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 40 से 50 हजार रुपए की बचत कर सकते हैं। इसी तरह अगर गाड़ी की वैल्यू 5 लाख रुपए आपको बोली जा रही है तो आप वहां पर 1 लाख रुपए तक भी बचा सकते हैं। और जिसे गाड़ी नहीं बेचनी होगी ना, वो साफ आपसे मना कर देगा कि नहीं सर, मुझे गाड़ी नहीं बेचनी 4 लाख रुपए में, वो आपसे ज्यादा बात ही नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको कहीं ना कहीं कुछ पैसे बच रहे होंगे तो वो आपके पीछे लगा रहेगा, नहीं सर ले लो, आप ऐसा करो, आप 80 दे दो, आप 60 दे दो। तो वहां पर आप बहुत अच्छी नेगोशिएशन कर सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। छठा पॉइंट है चेक डिटेल्स ऑफ कार। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर आप कोई भी गाड़ी लेने जा रहे हैं तो उसकी डिटेल्स आपको पहले चेक करने लेनी है, ये बहुत मस्ट है। हो सकता है उस गाड़ी का कोई चालान आया हो जो प्रीवियसली उसने जो उसके सेलर उन्होंने ना पे किया हो, या हो सकता है किसी केस में वो गाड़ी फंसी हुई हो, तो ये भी आपको चेक करना होगा। अब ये आप आरटीओ जाकर के चेक कर सकते हैं या फिर ट्रैफिक ऑफिस जाकर के इस गाड़ी की डिटेल, रजिस्ट्रेशन नंबर दे करके आप वो चेक करवा सकते हैं, ताकि गाड़ी लेने के बाद आप किसी उलझन में ना फंस जाए। तो इन सब चीजों से भी आपको बचना है। सातवां पॉइंट है बैंक एनओसी का। अब बैंक एनओसी की इसमें क्या जरूरत पड़ गई, तो उसकी जरूरत ये होती है कि जिससे आप गाड़ी ले रहे हैं तो आपको नहीं पता है कि क्या वो डिफॉल्टर तो नहीं है, कोई किस्तें ऐसी तो नहीं है जिन्होंने बैंक को ना चुकाई हो। तो बैंक आपको इसकी एक एनओसी देता है कि इस गाड़ी पे कोई लोन बकाया नहीं है, कोई किस्तें बकाया नहीं है, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये भी आपको चेक कराना होगा। हाँ, लेकिन इस कंडीशन में अगर मान लीजिए आरसी पे ओनर ने पहले से ही एचपी कटवा रखी है तो यहाँ आपको बैंक एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन चीजों का आपको भरपूर ध्यान रखना है। साथ ही गाड़ी को खुद के नाम पर रजिस्टर कराने के लिए, ट्रांसफर कराने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी फॉर्म 28, 29 एंड 30 की। तो ये आपको आरटीओ ऑफिस से मिल सकता है, या फिर आप इसके बारे में थोड़ा सर्च कर सकते हैं कि आपके घर के आसपास भी अगर ये मिल सकता है तो आप ये ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप वो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कारखाना, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते रहते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि फ्यूचर में आपके काम आ सकती है।